करेंगे इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऐसे पार्ट हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, एक ऑपरेशन से पैसा कितना कमा रही है, ऑपरेशन से हट के कितना पैसा कमा रही है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एस्टिमेशंस भी पता चलती है कि कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती है। देखो जितनी भी वैल्यूएशंस होती है ना कंपनी की, वो एस्टिमेशन बेसिस होती है। मतलब कि फ्यूचर रेवेन्यूज़ को आज डिस्काउंट करते हैं और कंपनीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है कि एक धंधे में कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस से रिलेटेड कितने एक्सपेंसेस हैं। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, और इनडायरेक्ट होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बेचने में लगते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो सकता है सेलिंग एंड जनरल कॉस्ट। तो अगर कभी भी आपको लगे कि ये कंपनी कोई एसेट्स बेच के पैसा कमा रही है, जहाँ ज़्यादा डेट लेके पैसा कमा रही है, तो आप इनकम स्टेटमेंट में जाके देख सकते हो और देख सकते हो कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट फिगर्स बहुत अच्छी है, दैट मीन्स जो कंपनी का ऑपरेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और कंपनी फ्यूचर में भी ऐसे ऑपरेशंस कर सकती है। क्योंकि जिसको जो बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है ना, वो ही बढ़िया बिजनेस है। जो बिजनेस अपने धंधे से प्रॉफिट नहीं बना रहा, वो उस धंधे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेप्रिसिएशन भी आता है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आता है, इन्वेंट्री भी आता है। डेप्रिसिएशन होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती, बट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। और इन्वेंट्रीज भी होती हैं। इन्वेंट्रीज के भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं जो कि आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। और काफ़ी टाइम बारी देखा गया है कि इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन ख़राब होने की वजह से कई कई बार इन्वेंट्रीज को ओवर वैल्यू कर दिया जाता है और इन्वेंट्रीज को कई बार अंडर वैल्यूड किया जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी किस सेंस में, क्या वो एग्रेसिवली अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है या फिर कंजर्वेटिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है। तो एक्सपेंसेस को सेपरेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट ओवरव्यू की। क्या होता है? रेवेन्यू रिपोर्टेड एंड एक्सपेंसेस रिपोर्ट करे जाते हैं। इसमें जितना रेवेन्यू होता है, आपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया, और एक्सपेंसेस होते हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने कितने पैसे खर्चे। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है नेट इनकम। रेवेन्यू मीन्स आपका कितना पैसा कमाया, और एक्सपेंस टोटल एक्सपेंसेस जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, टैक्सेस, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अदर नेम्स भी होते हैं इनकम स्टेटमेंट के, जैसे P&L, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। तो इनकम स्टेटमेंट को काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं। अब बात करते हैं यूएस गैप की और IFRS में। यूएस गैप में भी और IFRS में कुछ चेंजेस होते हैं, अब वो बात करेंगे चेंजेस के बारे में। अब बात करेंगे कैसे इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट करी जाती है। कई बार सेपरेटली भी करी जा सकती है और कई बार इकट्ठे भी करी जा सकती है। तो जब इकट्ठे करते हैं तो उसको कहते हैं सिंगल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट की। कौन कौन बंदे इनकम स्टेटमेंट को देख के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन जो लेते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स इनकम स्टेटमेंट को देख के पता करते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, क्या कंपनी और कंपनी से ओवर ट्रेड तो नहीं कर रही, मतलब ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या कंपनी अंडर प्राइस तो नहीं है। और कंपनी का भाव है 100 रुपये का, बट ये कंपनी 70 पे ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट्स में। कभी भी कंपनी जब अपने पीएस से के प्राइस से ज़्यादा ट्रेड करती है या कम ट्रेड करती है, तो इसके कंसर्न्स होते हैं। कंसर्न्स हमें पता चलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके। तो लेंडर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इनकम स्टेटमेंट्स, क्योंकि लेंडर्स को पता चलता है कि क्या कंपनी पैसा वापस दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, लेंडर्स का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। और भी काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट, बॉन्ड होल्डर्स, जो कि लेंडर्स में ही आ जाते हैं। तो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है इनकम स्टेटमेंट्स पे। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू होता क्या है? जितना भी माल बेच के हमें पैसा मिलता है वो रेवेन्यूज़ में आता है। तो रेवेन्यूज़ मोस्टली वो होते हैं जो कि हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से लेके आते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कि जो धंधे से हमने पैसा कमाया होता है वो हमारा रेवेन्यू माना जाता है।
तो बट रेवेन्यू का जो मतलब है ना वो सेल्स से डिफरेंट होता है, क्योंकि सेल्स इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब सेल्स एक रेवेन्यू का एक पार्ट है। मतलब सेल्स कम हो सकती है और रेवेन्यू ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेट रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर आपको नेट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आपको रेवेन्यू को माइनस करने पड़ेगा एस्टिमेटेड रिटर्न से और अलाउंसेस से, तो आपका नेट रेवेन्यू आता है। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो गया कि आपने जितना माल बेचा, जब वो माल वापस आ जाता है तो हम उसको एस्टिमेटेड रिटर्न्स कहते हैं। और अलाउंसेस होती हैं जो कि एक कंटिजेंसीज भी हो सकती हैं। तो हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। रेवेन्यू होते थे खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। कई एक्सपेंस ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और कई एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। तो जितना पैसा हम लगाते हैं, एक्सपेंसेस कितने कितने तरह के हो सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टैक्सेस। तो ये कई तरह तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंटली लिखे जाते हैं कि हमें पता चले कि क्या कंपनी कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कहाँ कहाँ ज़्यादा एक्सपेंस जनरेट कर रही है। तो टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग की बात करते हैं कि हम एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया नेचर के हिसाब से और दूसरा हो गया फंक्शन में। नेचर का एक एग्जांपल है, जब भी आप डेप्रिसिएशन सारे डिपार्टमेंट्स की इकट्ठी कर देते हो तो उसको कहते हैं बाय नेचर। आप एक्सपेंसेस को ग्रुप कर रहे हो नेचर के हिसाब से। बट जब भी आप फंक्शंस के हिसाब से ग्रुप करते हो तो उसको कहते हैं कि जैसे ऑल मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस को जब आप क्लब टुगेदर कर देते हो तो वो फंक्शन से कहा जाता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड भी कहा जाता है फंक्शंस को। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करने के लिए। अब बात करते हैं एक्सपेंस प्रेजेंटेशन की। एक तो होता है कॉलमनर डाटा जो कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्म पे करा जाता है, जैसे लेफ्ट टू राइट। और जो तरीके होते हैं एक्सपेंस को दिखाने के लिए, एक तो नेगेटिव नंबर्स दिखा देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेगेटिव नंबर्स होता है जैसे कि आपने कोई खर्चा किया, और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया। पैरेंथेसिस का भी मतलब होता है कि ये एक्सपेंस है, मतलब ये सिग्निफाई करता है कि एक्सपेंसेस है। और पॉजिटिव नंबर्स भी हमें कई बार बताते हैं कि एक्सपेंस है। कई बार पैरेंथेसिस में एक्सपेंसेस डाल देते हैं और कई बार एक्सपेंसेस को पॉजिटिव नंबर बना के भी दे देते हैं। बट मेरे हिसाब से मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंसेस को पैरेंथेसिस में ही देखा है। अब बात करते हैं गेन्स एंड लॉसेस की। रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, गेन्स और लॉसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। गेन्स होते हैं जैसे कि अगर कोई आपने एसेट बेच दिया, एक बैंक ने अपना रियल एस्टेट बेच दिया, तो उसको कहेंगे कि बैंक अगर लेंड करके पैसा कमाती है तो वो आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बट अगर लेंड करके पैसा नहीं कमाती, किसी और सोर्स से कमाती है, तो उसको कहते हैं गेन्स में आता है। और लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे कंपनी में कोई आग लगी, क्योंकि जो नॉन रिकरिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो गेन्स और लॉसेस में आ जाते हैं। तो बात करते हैं कि गेन्स क्या होते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन बेनिफिट्स, कोई भी फ़ायदा और नुकसान होता है वो गेन्स और लॉसेस में आता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस से ही अराइज हो, ये बिजनेस के अलावा होने वाली काफ़ी एक्टिविटीज़ से भी गेन्स और लॉसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेट इनकम की। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करेंगे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, फिर प्लस करेंगे गेन्स जो कि हमने बिजनेस से नहीं कमाए, और लॉसेस जो कि बिजनेस के हट के हमें कोई नुकसान हो गया तो हम उसको माइनस कर देते हैं। मतलब रेवेन्यू पहले लिखेंगे, फिर आपने बिजनेस पे कितना एक्सपेंस किया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर गेन्स कितने हुए, गेन्स मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, और फिर उसको लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा। मतलब सारी कमाई को प्लस करेंगे और सारे खर्चों को माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है जैसे कि 51 से ऊपर कहा जाता है जनरली कि अगर कोई भी कंपनी 51% से ज़्यादा किसी कंपनी को ओन करती है तो वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। बट अगर कोई कंपनी 51 से नीचे कोशिश करती है तो उसको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को डिफरेंट तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया जाता है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट किया जाता है।
तो जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी में, तो हम कंसोलिडेट कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उसमें इंक्लूड करते हैं दोनों की इनकम्स को। बट जब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है तो हम जो पोर्शन ऑफ हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, जैसे एक हल्दीराम ने एक दूसरी कंपनी को खरीदा, तो जितना रेवेन्यू हल्दीराम को का शेयर है ना उसमें, उतना ही वो हल्दीराम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करेगा, बाकी छोड़ देगा। मतलब जितना प्रपोर्शन उसने उस कंपनी का खरीदा है उतना ही वो प्रॉफिट बेयर करेगा और उतना ही लॉस बेयर करेगा। तो इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहते हैं। नॉन तो नेट इनकम में से बेसिकली ये है कि सारी कमाई को प्लस कर दो और सारे खर्चों को माइनस कर दो तो नेट इनकम आ जाती है। और अब बात करेंगे सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप में। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मल्टी स्टेप ही बनती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, जैसे जो कंपनीज लिस्टेड है। बट जो छोटी कंपनीज होती हैं वो सिंगल स्टेप मेथड भी यूज़ कर लेती हैं। मल्टी स्टेप का फ़ायदा ये है कि सारे एक्सपेंसेस सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट। पर जो सिंगल स्टेप मेथड्स होते हैं वो उसमें जो कॉस्ट होती है वो क्लब करी जाती है, रेवेन्यूज़ भी क्लब करे जाते हैं। तो इसमें पता नहीं चलता कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कहाँ जनरेट हो, कंपनी कहाँ पे अच्छी तरीके से अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रही। तो मल्टी स्टेप मॉडल जो होता है वो काफ़ी सेग्रीगेटेड मॉडल होता है, जिससे कि आप हर एक एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से मल्टी स्टेप मॉडल देख के मेरे को काफ़ी पता चल सकता है कि कंपनी की जो ऑपरेशंस है वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इनकम की। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू में से जब डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालते हो तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। बट नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम में देखो, रेवेन्यू में से आप डायरेक्ट कॉस्ट भी माइनस करते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी माइनस करते हो, और इंटरेस्ट, टैक्सेस, तो ये सारी चीज़ें माइनस करके आपकी नेट इनकम होती है। नेट इनकम होती है कि ये बताती है कि पूरे साल में कंपनी ने एक्चुअल मतलब अक्रूवल बेसिस पे कितना पैसा कमाया। आप उसको कंपेयर कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी। तो नेट इनकम को जब कंपेयर करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से कितना पैसा कमाया और कैश अकाउंटिंग से कितना पैसा कमाया। और ऑब्वियसली कंपनीज थोड़ा ओवर रिपोर्ट करती हैं तो नेट इनकम कई बार ज़्यादा होती है और कैश कम आता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक एनालाइज करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कमी हो सकती है।